हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी के सीजन 2 में एपिसोड नंबर 10। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सुबह रणवीर माही को कपूर मेंशन छोड़ते हुए वहीं से ऑफिस के लिए निकल गया। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसके फोन पर किसी का कॉल आया। वो कॉल किसी अननोन नंबर से थी। रणवीर ने गाड़ी को साइड में रोका और कॉल पिक करके कान पर लगा लिया। सामने से किसी शख्स की हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर रणवीर की भौहें थोड़ी सख्त हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद सामने वाले शख्स ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, रणवीर और कपूर, सुना है काफी शिद्दत से मेरी तलाश की जा रही है। रणवीर उसकी बात से ही समझ गया कि ये किसका फोन होगा, तो उसने भी अपनी सर्द आवाज में कहा, शिद्दत तुझे मारने की है केडी, और उसे मैं बहुत जल्द पूरी करके ही रहूंगा। फिलहाल तो ये बता कि तूने फोन क्यों किया है। सामने वाला इंसान केडी राधवा ही था, जिसे रणवीर काफी वक्त से ढूंढ रहा था। केडी ने कहा, अपने आदमियों को बोल मेरे जितने भी डांस बार इस शहर में बंद करवाए हैं उन्हें वापस ओपन कर, वरना मैं तेरा वो नुकसान करूंगा जिसकी भरपाई तू सारी जिंदगी नहीं कर पाएगा। रणवीर ने एक डेविल हंसी के साथ कहा, तो मेरा नुकसान करेगा केडी, जिसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आकर मुझे नज़र से नज़र मिलाकर बात करने की, इसीलिए तो बुज़दिलों की तरह फ़ोन पर बात कर रहा है। हिम्मत है तो ये चैलेंज सामने आकर दे। रणवीर की बात सुनकर केडी गुस्से से भड़कते हुए बोला, रणवीर, वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा जब मैं तुम्हारी नज़रों से नजरें मिलाकर तुम पर अपना फाइनल वार करूंगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जो कहा है वो करो, वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और फिलहाल तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ, तुम्हारे बहुत पास हूँ। कहकर केडी ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर ने एक नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा और फिर मन ही मन कहा, क्या मतलब था इसका कि ये मेरे बहुत पास है, ये कहीं इसी शहर में तो नहीं, पता लगवाना होगा। सोचकर उसने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और फ़ोन को वापस अपनी पॉकेट में रखकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कपूर मेंशन, हीर, माहिर और विरांश तीनों ही रणवीर और माही के रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। तीनों के ही चेहरे पर कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन थे। उसके सामने ही माही अपने हाथ बांधे हुए खड़ी हुई थी, जो उन तीनों को ही घूर कर देख रही थी। काफ़ी देर तक माही ने जब कुछ भी नहीं कहा तो हीर ने परेशान होते हुए कहा, मोम बताइए भी हम तीनों को यहाँ एक साथ क्यों बुलाया है। माही ने अपनी आंखें छोटी कर तीनों को देखा और फिर कहा, तुम तीनों इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे बातें छुपाने लगे हो। पहले जरा जरा सी बात तुम लोग मुझसे शेयर करते थे और अब अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी बातें भी मुझसे छुपाने लगे हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कहा, हमने कौन सी बात छुपाई आपसे। तो माही ने पहले माहिर की तरफ देखा, माहिर, तुम कल किसके पीछे गए थे, बोलो कौन थी वो लड़की। माहिर के मुंह से यह बात सुनकर माहिर एकदम से चौंक गया। वहीं हीर ने भी चौंकते हुए माहिर की तरफ देखा और मन ही मन कहा, लड़की, क्या भाई वाकई में किसी लड़की के पीछे गए थे। इसका मतलब भाई ने प्रीत को पूरी तरह से भुला दिया है। ये भाई बिना वाकई इन लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। वही विरांश तो मन ही मन सोच रहा था, क्या बात है, भाई की लाइफ में एक लड़की की एंट्री हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं कल ही ये बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालूंगा। वहीं माहिर ने हड़बड़ाते हुए कहा, कौन सी लड़की मॉम, मैं किसी के पीछे नहीं गया था। तो माही आगे बढ़ी और माहिर के कान को मरोड़ते हुए बोली, मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे डैड ने खुद देखा था तुम्हें एक लड़की के पीछे जाते हुए। अब सच सच बताओ कौन थी वो। माहिर ने अपने कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए, आउच मॉम, क्या कर रही हो, छोड़ो मेरे कान को। माही ने उसके कान को छोड़ दिया और फिर अपने हाथ बांधे हुए कहा, चलो अब शुरू हो जाओ और मुझे बताओ कौन थी वो लड़की। हीर गुस्से से माहिर को घूर रही थी और मन ही मन बोल रही थी, गए होंगे उस टियारा जैसी किसी चमक छल्लू के पीछे। इतनी अच्छी लड़की है प्रीत, उस बेचारी का तो दिल तोड़ दिया और जल्द ही दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना ली। पर माहिर ने कुछ ऐसा कहा कि हीर की आंखें बड़ी हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया। माहिर ने कहा, मोम, वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है, वह लड़की प्रीत जो आपसे मिली थी कल पार्टी में। ये सुना था कि माही के साथ साथ हीर और विरांश तीनों ही चौंकते हुए माहिर को देखने लगे। माहिर की बात सुनकर हीर अपने होश में वापस आई और खुश होकर माहिर को टाइटली हक करते हुए बोली, भाई आप प्रीत के पीछे गए थे, मैंने भी पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। तभी माहिर ने उसकी बाहें अपने गले से हटाते हुए कहा, तो इस खुशी में मेरी जान ले लोगी क्या, छोड़, इतनी जोर से गला कौन पकड़ता है। अब माही हैरानी से कभी माहिर को तो कभी हीर को देख रही थी। माही ने हीर से कहा, मतलब तुम्हें भी पता था हीर, तुम लोग अब मुझसे सारी बातें छुपाने लगे हो। तभी विरांश एकदम से बोला, मोम, पर मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, ये जिस प्रीत की बात कर रहे हैं ना, वो सिमरन की बड़ी बहन है। तो माही ने अब हैरानी से विरांश से पूछा, अब ये सिमरन कौन है। देखो अब तुम ये मत बोलना विरांश की तुमने भी अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड पटा ली है, ये तुम्हारी उम्र है क्या गर्लफ्रेंड बनाने की, चुपचाप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। माही ने पहले तो विरांश को घूर कर देखा और फिर माही से कहा, मोम, मैं बताता हूँ कि सिमरन कौन है। सिमरन वही है जिसे स्टोर रूम में बंद करने की सजा आपका ये लाडला अभी तक भुगत रहा है। माही ने अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बेड पर बैठते हुए कहा, हे भगवान, एक से बढ़कर एक संतानें दी हैं तूने मुझे। एक इन तीनों के डेविल डैड कम थे जो इनकी हरकतें भी अपने डैड पर चली गई, एक तो मेरे जैसी होती ना, एक तो मेरे जैसा होता ना। माही को परेशान देखते हुए माहिर जाकर माही के सामने ही घुटनों के बल बैठ गया और माही की गोद में सर रखते हुए कहा, मोम, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं, मैं आपको इस बारे में बताने ही वाला था। फिर माही के हाथों को पकड़कर कहा, मोम, दरअसल मुझसे एक गलती हुई थी, प्रीत का दिल दुखाने की गलती। इस वजह से प्रीत और मेरे बीच में दूरियां आ गई थी, क्योंकि तब मैं भी खुद कन्फ्यूज था कि मैं प्रीत को पसंद करता भी हूँ कि नहीं। लेकिन जब प्रीत मुझसे दूर गई तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरी लाइफ
कि वो मेरी लाइफ में क्या मायने रखती है और मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। इसीलिए मैं कल प्रीत को मनाने के लिए उसके पीछे गया था। माहिर ने जब माहिर की ये बात सुनी तो मुस्कुराकर उसने गाल पर हाथ रखा और कहा, लाइफ में कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं माहिर, जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो डिसीजन हमेशा हमें सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि उसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं होता है, सामने वाले पर भी होता है। अगर तुमने गलती की है तो तुम अपनी इस गलती को सुधारो, और अगर प्रीत भी तुम्हें प्यार करती है तो वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगी और तुम्हें माफ़ भी कर देगी। वहीं माहिर की बात सुनकर हीर के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। वो तो हमेशा से ही चाहती थी कि लाइफ में प्रीत जैसी लड़की ही आए जो उसके भाई का दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दे। वहीं विरांश सोच रहा था, जब छोटी ऐसी है तो पता नहीं बड़ी कैसी होगी। हे भगवान, इस नन्ही सी जान पर थोड़ी तो दया करो। माही ने अब खड़े होते हुए कहा, आइंदा से मुझसे कुछ मत छुपाना, ठीक है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी खुशियों से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। कहकर माही जैसे ही वहाँ से जाने लगी तभी वो रुककर पीछे मुड़ी और माहिर से कहा, वैसे प्रीत मुझे भी बहुत पसंद है। माही की बात सुनकर माहिर माही के गले लग गया और कहा, मॉम, मुझे पता था प्रीत आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ देर बाद माहिर रूम से बाहर चली गई तो विरांश और हीर दोनों ही जाकर माहिर पर लटक ही गए। माहिर ने इरिटेट होते हुए कहा, हटो यहाँ से, या क्या लंगूरों की तरह मुझ पर लटक गए हो? विरांश, जो माहिर के पीछे ही की साइड लटका हुआ था, उसने कहा, भाई आपने हमसे भी ये बात छुपाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, बोलिए। वहीं हीर कुछ सोते हुए बोली, हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सोच सोच कर अब आपकी लाइफ में एक से बढ़कर एक धमाके होने वाले हैं और मैं फुल एंजॉय करने वाली हूँ। माहिर ने पहले उन दोनों को खुद से दूर किया और फिर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, धमाके होने वाले हैं से तुम्हारा क्या मतलब है हीर? हीर ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, चलती फिरती मिसाइल को पसंद किया है आपने, तो आप सोच ही सकते हैं कि आपकी लाइफ कितनी एडवेंचर वाली होने वाली है। तभी विरांश ने कहा, सही कह रही होती आप, उसकी छोटी बहन एक नंबर की नक्शड़ी और पक्की चालाक लोमड़ी है। इतने दिनों से फ्री का नौकर बनाकर रखा हुआ है। उसने मुझे जानबूझकर माफ नहीं कर रही है। कहकर विरांश रूम से बाहर निकल गया। हीर ने उसे जाते हुए देखा और फिर माहिर से कहा, बेस्ट ऑफ लक भाई, कि आप प्रीत को मना ही लें। फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, पर भाई, उसने वाकई में आपसे सच्चा प्यार किया था, और जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, जब उनका दिल एक बार टूट जाता है तो इतनी आसानी से जुड़ता नहीं है। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना ताकि वो आप पर दोबारा भरोसा कर सके। माहिर ने कहा, तुम सही कह रही हो, पर मुझ में पेशेंस ही तो नहीं है ना। कहकर माहिर ने उसे एटीट्यूड वाला लुक दिया और वहाँ से चला गया। हीर ने उसे जाते हुए देखा और अपनी आइस रोल करते हुए कहा, मैं भी किससे पेशेंस की उम्मीद कर रही थी? प्रीत के डेविल रॉय कपूर से। कॉलेज में प्रीत फोन पर किसी से चैटिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके फेस पर इस वक्त बड़ी सी प्यारी सी स्माइल थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि जिससे वो चैटिंग कर रही है वो उसका बहुत ही ज़्यादा करीबी है। तभी किसी ने उसका फ़ोन उसके हाथ से खींच लिया। प्रीत ने चौंकते हुए सामने की तरफ देखा तो माहिर उसके फ़ोन से उसकी चैट पढ़ रहा था। प्रीत का ये देखकर बहुत गुस्सा आया। ये क्या हरकत है? मेरा फ़ोन मुझे दो। जैसे ही वो अपना फ़ोन के लिए आगे बढ़ी, माहिर ने अपनी हाथ ऊपर करते हुए कहा, पहले मुझे देखने दो, किससे इतनी चैट की जा रही है? बड़ी मुस्कुरान कर बात कर रही थी। प्रीत ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा फ़ोन दे दो माहिर, और तुम होते कौन हो मेरे फ़ोन में चैटिंग पढ़ने वाले? तुम्हें शर्म नहीं आती है? किसी लड़की की चैटिंग ऐसे पढ़ी जाती है क्या? तो माहिर ने फ़ोन को ऊपर किए हुए ही कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की चैटिंग तो पढ़ सकता हूँ। दरअसल माहिर को ऐसा लग रहा था प्रीत जरूर अपने उसी मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, इसीलिए वो देखना चाहता था कि आखिर वो है कौन। प्रीत को माहिर की हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे फ़ोन करते हुए कहा, मैंने कहा मेरा फ़ोन दे दो वरना बहुत पछताओगे। माहिर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, नहीं दे रहा हूँ, पहले मुझे पूरी चैटिंग पढ़ने दो, उसके बाद ही दूंगा। जैसे ही वो वापस फ़ोन की स्क्रीन देखने लगा तभी प्रीत ने अपना पैर माहिर के पैर पर जोर से दे मारा। माहिर अपने पैर पकड़ने के लिए थोड़ा झुका, तभी प्रीत ने झटके से उसके हाथ से अपना फ़ोन खींचा और भागते हुए अपना फ़ोन उसे दिखाते हुए बोली, आए थे बड़े मेरे फ़ोन में चैटिंग देखने वाली। प्रीत ने जानते हुए उसे जीभ निकालकर चिढ़ाया और वहाँ से भाग गई। माहिर को जो अपना पैर पकड़कर उसे जाते हुए देख रहा था वो खुद से ही बोला, प्रीत, अगर मुझे पता चला ना कि तुम उसी लड़के से बात कर रही हो तो आई स्वे तुम्हारा फ़ोन ही तोड़ दूंगा, और साथ में उस लड़के को भी। कहकर वो प्रीत की पीछे पीछे भागा। अब पूरे कॉलेज में ग्राउंड में प्रीत अपना फ़ोन लिए अलग भाग रही थी और माहिर उसके पीछे पीछे आरव, जो अभी कुछ देर पहले ही वहाँ आया था, उसने दोनों को ऐसे भागते हुए देखा तो कन्फ्यूजन से कहा, ये हो क्या रहा है? तभी हीर ने आरव के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पकड़म पकड़ाई का गेम हो रहा है। आरव ने हीर की तरफ देखा तो हीर ने कहा, तुम्हें नहीं पता, दरअसल माहिर भाई प्रीत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरव ने चौंकते हुए कहा, ओह रियली? क्या माहिर ने अपनी गलती मान ली? हीर ने फिर अपने हाथ बांधे हुए ही कहा, गलती मान ली? उन्होंने तो मॉम के सामने सब कबूल भी कर लिया कि वो प्रीत को बहुत पसंद करते हैं और प्रीत को मना कर ही रहेंगे। और पता है, आरव भाई मॉम के सामने कभी झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब है कि अब वो प्रीत को लेकर वाकई में सीरियस है। आरव आराम से स्माइल करते हुए सामने की तरफ देखा और फिर कहा, वैसे प्रीत को देखकर लगता नहीं है कि माहिर उसे इतनी आसानी से मना पाएगा। फिर
हीर की तरफ देखते हुए, और तुम बताओ, तुमने मेरी बात पर गौर किया कि नहीं? कब बताने वाली हो तुम अपनी फैमिली को हम दोनों के रिलेशन के बारे में? आरव की बात पर हीर हड़बड़ा गई और बोली, मैं बता दूंगी, और जल्दी ही बता दूंगी। आरव ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और कहा, जल्दी तुम्हारा क्या मतलब है हीर? तो हीर ने कहा, थोड़ा टाइम तो दो मुझे आरव, मैं बता दूंगी ना। तो आरव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ। 2 दिन में तुम इस बात को रिवील कर दो कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, वरना मैं खुद ऐसा कर दूंगा और तब तक मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ, कहकर आरव वहाँ से चला गया। हीर ने उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, पर तब तक आरव वहाँ से चला गया था। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा कि आरव बिना। वहीं प्रीत अपना फोन लेकर कॉरिडोर में भाग रही थी और माहिर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वहाँ बाकी के स्टूडेंट उन दोनों को इस तरह से भागते हुए देखकर अजीब सा फेस बना रहे थे, कुछ तो हंस रहे थे। माहिर प्रीत के पीछे जा ही रहा था कि तभी सामने से आ रहे नमन राठी से टकरा गया। नमन राठी जो कुछ पेपर अपने हाथों में लिए हुए स्टाफ रूम की तरफ जा रहा था। उसके हाथ से पेपर छूटकर पर्स पर गिर गए। उसने घूरकर माहिर की तरफ देखा, ये क्या बदतमीजी है, क्या तुमने देखकर नहीं चल सकते? अब इन्हें उठा कर दो। माहिर जो उन्हें इग्नोर कर वहां से जा रहा था, उसके कदम नमन राठी की बात सुनकर रुक गए। उसने तिरछी नजर से नमन राठी की तरफ देखा और फिर नीचे पर्स पर गिरी हुई पेपर्स की तरफ और अपनी एक बोहे चढ़ाते हुए कहा, तुमने ये सब मुझसे कहा? तो नमन राठी ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ मैंने तुमसे ही कहा। जब गलती तुमसे हुई है तो गलती सुधारने के लिए तुमसे ही कहूंगा ना। अब चुपचाप इन पेपर्स को कलेक्ट करके मुझे दे दो। माहिर वापस उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो नमन राठी ने कहा, तुम्हें ऐसा करना होगा बिकॉज ये मेरे ऑर्डर हैं। माहिर ने उसकी बात का मखौल उड़ाते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? और देखकर तो तुम ही नहीं चल रहे थे, वरना मुझसे क्यों टकराते? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? नमन राठी को माहिर की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, इस बात का ख्याल तुम्हें रखना ही चाहिए ना। अब इतनी बहस करने के बजाय वो काम करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। माहिर ने एक बार फिर उसकी गहरी नजरों में देखा और नीचे बैठकर सारे पेपर कलेक्ट करने लगा। कुछ देर बाद उसने सारे पेपर कलेक्ट कर लिए और खड़ा होकर नमन राठी की तरफ देखा। नमन राठी ने जैसे ही वो पेपर लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, माहिर ने एकदम झटके से उन सारे पेपर को हवा में उड़ा दिए और एक डेढ़ सवाल के साथ कहा, माहिर रॉय कपूर अपने डैड के अलावा किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता, यहाँ तक कि इस कॉलेज के डीएन का भी नहीं, समझे? कहकर उसने एक एटीट्यूड वाला लुक नमन राठी को दिया और वहां से आगे बढ़ गया। नमन राठी ने मुड़कर माहिर को जाते हुए देखा और कहा, तुम्हारी ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी माहिर रॉय कपूर। स्कूल में वीरान सिवा रियांस को सारी बातें समझाते हुए आगे बढ़ रहा था। अच्छा तुम्हें याद है ना, उसे तुम्हें मनाना होगा कि वो मुझे जल्द से माफ़ी दे दे ताकि मैं सजा से फ्री हो जाऊं। रियांसी ने बड़ी लापरवाही से कहा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? सब मुझ पर छोड़ दो ना, मैं सब संभालूंगी। अनाया और वेदांश जो सामने से ही आ रहे थे। जब अनाया ने रियांसी को देखा तो भागते हुए उसके पास आई और खुश होते हुए बोली, रियांसी आज तुम्हारा इस स्कूल में पहला दिन है ना, चलो मैं तुम्हें पूरा स्कूल दिखाती हूँ। यह कहकर वो जैसे ही रियांसी का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी, विरांश ने रियांसी का दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, अब नहीं, अभी तुम्हें मेरा काम करना है, ये सब तो बाद में भी हो सकता है। अनाया ने पीछे मुड़कर विरांश की तरफ देखा और पूछा, कौन सा काम विरांश? तो विरांश ने चिढ़ते हुए कहा, वही उस चुड़ैल को मनाना है कि मुझे माफ़ कर दे। अब अनाया को याद आया कि वो सिमरन की बात कर रहा है। वेदांश ने कहा, और तुम्हें लगता है विरांश तुम एक लोमड़ी को मनाने के लिए दूसरी लोमड़ी का सहारा ले सकते हो? वेदांश की बात सुनकर रियांशी ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने लोमड़ी किसे बोला वेदांश? वेदांश ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, क्या तुम इतना भी नहीं समझती हो कि मैंने सीधा सीधा तुम्हें लोमड़ी बोला क्योंकि तुम हो लोमड़ी? रियांशी दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाकर वेदांश को तरफ पड़ी और उसके सामने जाकर बोली, अपनी बात वापस लो वेदांश, वरना मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगी मैं यहाँ पर। वेदांश ने भी एटीट्यूड से कहा, अच्छा तुम मेरा भरता बनाओगी तो पहले मुझे पकड़ के दिखाओ लोमड़ी, कहकर वेदांश जल्दी से वहाँ से भाग गया। रियांशी उसके पीछे भागते हुए चिल्लाई, वेदांश के बच्चे तुम ऐसे नहीं मारोगे, लगता है तुम्हें फुर्सत से पीटना पड़ेगा। वहाँ विरांश ने रियांशी को भागते हुए देखा तो पीछे से चिल्लाया, अरे मेरी मदद कौन करेगा, तुम उसके पीछे क्यों भाग रही हो? पर तब तक रियांशी वेदांश के पीछे भागकर दूर निकल चुकी थी। अनाया ने हंसते हुए कहा, लो हो गई तुम्हारी मदद। विरांश ने अब अनाया की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए कहा, अनाया तुम भी तो मेरी हेल्प कर सकती हो ना? अनाया ने अपने दोनों हाथ तो को नामे हिलाते हुए कहा, ना पापा ना, मुझे इन बातों में मत घसीटो। तो विरांश ने उसे मनाते हुए कहा, अनाया प्लीज़ तुम इतना भी नहीं करोगी मेरे लिए? तो अनाया ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ विरांश, लेकिन तुमने जो सिमरन के साथ किया है ना, तो एक लड़की होने के नाते मैं इसे तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी, क्योंकि सिमरन का गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। तुम दोनों वाकई में हद से कहीं ज़्यादा शरारती करने लगे हो। वो सिमरन तुम्हें सीधा सुधार कर ही रहेगी पक्का, कहकर अनाया वहाँ से आगे बढ़ गई। विरांश ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, एक भी दोस्त ढंग का नहीं निकला, सारे के सारे मतलबी हैं। पीछे से सिमरन की आवाज़ आई, ओ मतलब की दुनिया, मेरा ये बैग कौन उठाएगा? विरांश समझ गया था कि ये उसकी दुश्मन नंबर 1 सिमरन की आवाज़ है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपनी मुठ्ठियों को कसते हुए मन ही मन कहा, आ गई चुड़ैल मेरे सिर पर सवार होने के लिए। सिमरन ने दोबारा कहा, सुन रहे हो या बहरे हो गए हो? विरांश ने अपनी आंखें खोली और अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल के साथ पीछे मुड़ा और कहा, नहीं सिमरन, मैं तुम्हारी बात भला कैसे अनसुनी कर सकता हूँ? लाओ ये बैग, मुझे पकड़ा दो। तुम्हारे ये नाजुक से हाथ इस बोझ
सहने की वजह से थक गए होंगे, इन्हें मैं अपने कंधों पर लाद लेता हूँ, कहकर उसने आगे बढ़कर सिमरन के हाथों से बैग को छीन लिया। सिमरन ने उसे एक एटीट्यूड वाला लुक दिया और उसके साथ साथ चलते हुए कहा, वैसे कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। सिमरन की बात सुनकर विरांश के चेहरे पर चमक आ गई। उसे उम्मीद से सिमरन की आंखों में देखा। तभी सिमरन ने एक अफसोस भरे लहजे के साथ कहा, फिर तुम पर भरोसा करने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी तो तुम अपनी हरकतें दोबारा शुरू कर दोगे। विरांश ने मन ही मन कहा, एक बार माफ़ तो कर चुड़ैल, फिर तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम इस स्कूल को ही छोड़ने पर मजबूर हो जाओगी। सिमरन ने कहा, ऐसा सोचना भी मत। विरांश ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या? मैंने क्या सोचा? सिमरन ने कहा, वही जो तुम सोच रहे हो। सिमरन तो सिर्फ तुक्का मार रही थी, लेकिन उसने इतना तो पता था कि विरांश मन ही मन उसके लिए कुछ अच्छा तो नहीं सोच रहा होगा। वही विरांश ने मन ही मन कहा, यह आखिर खाती क्या है? इसके घर जाकर इसकी मोम से पता करना पड़ेगा। सच में उसका दिमाग लोमड़ी वाला ही है। अब तक विरांश और सिमरन दोनों ही सिमरन की क्लासरूम के सामने पहुंच गए। दोनों ही एक साथ क्लासरूम में गए। क्लास अभी तक खाली थी, ज़्यादा बच्चे वहां आए नहीं थे। विरांश ने सिमरन का बैग उसकी टेबल पर रखा और कहा, अब आपका हुक्म हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तो सिमरन ने कहा, अभी तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है ना, तो चुपचाप यहाँ बैठो और मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के बताओ, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है। अब तो तुम मेरे सीनियर भी हो, तो तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो। विरांश ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, हे भगवान, अब मुझे इसका मैथ टीचर भी बनना पड़ेगा। फिर उसने सिमरन से कहा, सिमरन प्लीज़ मुझे अभी यहाँ से जाने दो, क्योंकि मेरे दोस्त ग्राउंड में मेरा वेट कर रहे होंगे। सिमरन अपनी सीट पर बैठे हुए उसके फ़ोन का ऑर्डर देते हुए बोली, चुपचाप बैठो और जब तक तुम मैथ में मेरी हेल्प नहीं करते हो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। ना चाहकर भी विरांश और सिमरन के पास बैठना पड़ा। कुछ देर तक विरांश ने सिमरन की सारी मैथ की प्रॉब्लम उसे अच्छे से समझाई और सिमरन को भी हैरानी हो रही थी कि विरांश कितनी आसानी से उसकी प्रॉब्लम हैंडल कर रहा था। उसने तो मन ही मन सोचा कि अब उसे मैथ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वह विरांश से ही जाकर पूछेगी। विरांश ने बुक को बंद करते हुए कहा, हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, अब मैं जाऊँ? तभी सिमरन ने कुछ सोचते हुए कहा, विरांश मुझे तुमसे कुछ कहना है। विरांश जो जाने के लिए अपनी सीट से खड़ा हो गया था, उसने पलटकर सिमरन की तरफ देखा तो सिमरन ने उसे वापस सीट पर बैठने का इशारा किया। विरांश वापस सिमरन के पास बैठते हुए पूछा, अब कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तुम्हें? तो सिमरन ने कहा, मुझे ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इससे तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो वेदांश ने पूछा, मतलब? सिमरन ने स्माइल करते हुए कहा, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? विरांश ने कहा, मैं तो कब से ये चाहता हूँ, क्या तुम्हारा इरादा है मुझे माफ़ करने का? तो सिमरन ने कहा, सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों एक डील करें। तो वेदांश ने कन्फ्यूजन से पूछा, डील? कौन सी डील? तो सिमरन ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा दोस्त बनना होगा और एक दोस्त की तरह तुम्हें मैथ में मेरी हेल्प करनी होगी। बोलो मंजूर है? सिमरन की बात सुनकर विरांश ने मन ही मन सोचा, इसमें दिक्कत भी क्या है? ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने से अच्छा है हम दोनों दोस्त बन जाए। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो तुम्हारी माफ़ी के बदले मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिमरन ने भी उसके हाथ मिलाते हुए कहा, तो ठीक है, मैंने भी तुम्हें आज से और अभी से माफ़ कर दिया, लेकिन तुम इस डील को तोड़ना मत, तुम्हें मेरी मैथ में हेल्प करनी होगी। सिमरन की बात सुनकर विरांश के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे तो ऐसा लग रहा था जाने कितना बड़ा बोझ उसके सिर से उतर गया। वो खड़े होकर एकदम खुश होते हुए बोला, यस यस यस, फाइनली अब मैं तुम्हारी सज़ा से पूरी तरह से आज़ाद हुआ। ये बात मैं आज ही जाकर डैड को बताऊंगा। और हाँ, तुमने वेदांश को भी माफ़ कर दिया ना? तो सिमरन खड़े होकर टेबल से टिक कर अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली, हाँ बाबा, जब तुम्हें माफ़ कर दिया तो उस लंगूर को क्या सज़ा दूँ? उसे भी माफ़ कर दिया, बता देना तुम उसे। विरांश ने जल्दी से सिमरन के चोटी को खींचते हुए कहा, मैं अभी जाकर उसे ये गुड न्यूज़ सुना कर आता हूँ। विरांश के ऐसे चोटी खींचने से सिमरन ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या तरीका है? हम दोनों दोस्त हैं ना, तो फिर तुम मेरी चोटी क्यों खींच रहे हो? तो विरांश ने उसके सिर पर टैप करते हुए कहा, इडियट दोस्ती में ये सब होता है। कहकर वो भागते हुए गेट की तरफ गया। सिमरन ने अपने सिर सहलाते हुए डील में ये कंडीशन भी जोड़ देनी चाहिए थी कि ये ना मेरी चोटी खींच सकता है और ना ही मेरे सर पर टैप कर सकता है, उल्लू कहीं का। तो सिमरन मुंह बनाकर उसे ऐसे कहकर जाते हुए देख रही थी। दोस्तों, आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। हीर सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहाँ पर आरव मेन एंट्रेंस से अंदर आ रहा था। हीर जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए आरव के पास गई और वो आरव से कुछ कहने ही वाली थी कि आरव उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। हीर ने हैरानी से उसे जाते हुए देखा और कहा, इसे क्या हुआ? ना हाई ना हल्लो, सीधा इग्नोर ही कर दिया। अभी देखता हूँ इसे।
आरव माहिर के रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी हीर जल्दी से भागते हुए आई और उसके सामने खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ये सब क्या है आरव, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। आरव ने एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। कहकर आरव ने उसे साइड किया और अपने कदम आगे बढ़ा दिया। हीर को अब याद आया कि आरव ने कल उसे कॉलेज में क्या कहा था। उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, आरव भी ना कुछ ज़्यादा ही जिद कर रहा है, अब मैं अपनी फैमिली वालों को कैसे ये बताऊँ। तभी रणवीर की भारी आवाज़ उसके कानों में आई, कौन सी बात तुम्हें अपनी फैमिली को बतानी है हीर। अपने डैड की आवाज़ सुनकर हीर कुछ पल के लिए तो ब्लैक ही हो गई। फिर उसने धीरे से पलटकर अपने डैड की तरफ देखा। रणवीर बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। इससे पहले कि हीर उसे कुछ कहती, रणवीर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसके पास आकर पूछा, तुम अभी कुछ कह रही थी कि फैमिली बातों को ये बात कैसे बताऊं, फैमिली वालों को ये बात कैसे बताऊं, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अपनी फैमिली वालों को बताने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। कहते हुए रणवीर गौर से हीर के चेहरे को देख रहा था, जैसे वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। हीर ने जल्दी से हटबड़ाते हुए कहा, नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने शायद कुछ गलत सुन लिया होगा, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। कहकर हीर जैसे ही वहाँ से जाने लगी, रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फिर अपने सामने करते हुए कहा, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो हीर, तुम्हारा बाप हूँ मैं और तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुम मुझसे सच बोल रही हो या झूठ। अब जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी बात है। अब हीर के पास कोई चारा नहीं था। वो जानती थी कि अगर उसके डैड ने उसे कुछ पूछा है तो वो जब तक पूरी बात नहीं जान लेते तो वो उसे वहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए हीर ने अपना सिर झुकाया रणवीर से कहा, डैड मुझे आपको कुछ बताना था पर समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। रणवीर ने गहरी सांस ली और फिर हीर से कहा, हीर मेरी तरफ देखो। हीर ने अपना चेहरा उठाकर रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने प्यार से हीर के गाल पर हाथ रखा और कहा, हीर भले ही मैं तुम्हारा बाप हूँ लेकिन मैं हमेशा एक दोस्त की बनकर रहना चाहता हूँ, है ना। तो हीर ने भी अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया। फिर रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, आज तक तुम मुझसे कोई भी बात शेयर करने की से नहीं झिझकती थी तो फिर अब तुम इतना क्यों झिझक रही हो। हीर जानती थी कि रणवीर को कहीं एक एक बात का सच है, रणवीर की कही एक बात सच है। वो इतना माही की क्लोज नहीं थी जितना वो रणवीर की क्लोज थी और रणवीर से अपनी सारी बातें शेयर करती थी। रणवीर भी हमेशा एक दोस्त की तरह उसकी सारी बातें सुनता था और उसकी हर प्रॉब्लम को सोल्व भी करता था। तो दोनों बाप बेटी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। हीर ने रणवीर की कमर में अपनी बाहें लपेट ली और अपना सिर रणवीर के सीने में छुपाते हुए कहा, डैड मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। रणवीर ने प्यार से हीर के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ हीर बोलो, मैं सुन रहा हूँ हीर। तो हीर ने अपना चेहरा रणवीर के सीने से छुपाए हुए ही कहा, डैड आई एम इन लव, ट्रू लव। हीर की बात सुनकर रणवीर कुछ पल के लिए तो एकदम चुप हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था किसकी छोटी सी क्यूट सी डॉल इतनी बड़ी हो गई है कि उससे किसी से प्यार हो गया है। फिर कुछ सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने प्यार से कहा, तो इतनी सी बात बताने के लिए तुम इतना झिझक कर रही थी हीर। हीर ने अपनी छोटा सा चेहरा उठाकर रणवीर की तरफ देखा और कहा, डैड ये फीलिंग पहली बार थी ना, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इसे बारे में आप सबसे कैसे कहूँ। रणवीर ने प्यार से हीर के फॉरहेड को चूम लिया और उसके छोटे से चेहरे को अपने हथेली में भरते हुए कहा, तुम इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो ना प्रिंसेस। दरअसल रणवीर जानता था कि माहिर की कई गर्लफ्रेंड हो चुकी हैं लेकिन हीर ने आज तक अपने एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था और अगर उसने कन्विंस किया है कि उसे किसी से प्यार हो गया है तो पक्का उसे ये प्यार सच्चा वाला ही हुआ होगा। रणवीर का सवाल सुनकर हीर ने अपने सिर हाँ में हिलाया और फिर रणवीर ने बहुत ही नरम लहजे में पूछा, कौन है वो हीर। रणवीर को कुछ अंदाजा था कि हीर को किससे प्यार हुआ है लेकिन वो हीर के मुंह से ये बात सुनना चाहता था। जैसे ही रणवीर को डाउट था, हीर ने आरव का ही नाम लिया। दरअसल हीर बचपन से ही आरव को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहती थी, उससे झगड़ा भी खूब करती थी लेकिन फिर भी वो आरव के साथ ही रहना पसंद करती थी। ये बात सभी लोग जानते थे, खासकर रणवीर को कोई हीर की फीलिंग को समझे या ना समझे लेकिन रणवीर अपनी बेटी की फीलिंग को अच्छे से जानता था कि आरव को लेकर उसकी पॉजिटिवनेस ऐसी ही नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रणवीर और हीर की बॉन्डिंग। आई होप आपने एंजॉय की होगी दोनों बाप बेटी की बॉन्डिंग। अगर ऐसा है तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके बच्चे की बॉन्डिंग आपके साथ कैसी है। हीर की बात सुनकर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई क्योंकि रणवीर को अभी आरव अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद करता था लेकिन वो चाहता था कि हीर अपनी मर्जी से उसे बताए। रणवीर ने हीर के बालों को बिगाड़ते हुए कहा, और इतनी सी बात के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा था, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम इस बात को जानकर कितना खुश होगी। तो हीर ने स्माइल करते हुए कहा, डैड मैं ये बात मॉम को भी बताऊँ ना। तो रणवीर ने कहा, क्यों नहीं, वो तुम्हारी माँ है और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है, इसीलिए बेहतर होगा ये बात तुम खुद अपनी माँ को बताओ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो फिर उसे बहुत दुख होगा कि ये बात तुमने खुद उसे शेयर नहीं की। हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से भागते हुए बोली, डैड ने काम में देरी क्यों, मैं अभी जाकर बताती हूँ। फिर रणवीर ने हंसते हुए अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मेरी क्यूट प्रिंसेस तुम कब इतनी बड़ी हो गई हीर, पर मेरे लिए तो मेरी वही छोटी सी प्यारी सी बेबी हो और हमेशा रहोगी। फिर रणवीर ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ देर बाद, क्यों हीर तुम सच कह रही हो, देखो तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना। माही ने बेड पर बैठे हुए ही कहा। तो हीर ने भी उसके पास बैठे हुए कहा, मॉम क्या मैं इतनी बड़ी बात को मजाक में कहूँगी। तो माही ने कहा, हीर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम मुझसे कई बार ऐसे बड़े बड़े मजाक कर चुकी हो, तुम और तुम्हारे डैड दोनों की ही ऐसी ही आदत है। रणवीर भी मुझसे ऐसे ही सीरियस होकर मजाक करते हैं जो मैं कभी समझ ही नहीं पाती। हीर ने स्माइल करते हुए अपनी माँ के हाथ को पकड़ा और माही की आंखों में देखते हुए कहा, मॉम पर मैं इस बार कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है कि मैं आरव को पसंद करती हूँ। माही पहले तो हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगी और फिर उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने कहा, सच में हीर, देखो आरव मुझे भी बहुत पसंद है और उसे बच्चे को मैंने बचपन से देखा है और मुझे खुशी है कि तुमने आरव को पसंद किया। और तुम्हें पता है हमेशा से मुझे और तुम्हारे डैड को भी ये लगता था कि तुम आरव के लिए
पॉजिटिवनेस आगे चलकर प्यार के रूप में ज़रूर ले लेगी। तो हीर ने कहा, मॉम आप और डैड मुझे इतना अच्छे से कैसे समझ लेते हैं। तो माही ने प्यार से हीर की गाल पर अपना हाथ रखा और कहा, क्योंकि हम तुम्हारे मॉम डैड हैं इसीलिए। हीर ने अब माही की गोद में सिर रखते हुए कहा, मॉम मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। तो माही ने प्यार से हीर के बालों को सहलाते हुए कहा, पूछो ना हीर, क्या पूछना है। तो हीर ने कहा, पता है मॉम, मैं इस रिलेशनशिप को लेकर कई सालों तक काफ़ी कन्फ्यूजन में रही हूँ, क्योंकि आरव की कई सारी गर्लफ्रेंड रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि आरव कभी भी इस रिलेशन को लेकर लॉयल नहीं रहेगा। लेकिन कुछ वक्त पहले ही आरव ने मुझे कहा कि उसने जो फीलिंग मेरे लिए महसूस की है आज तक किसी और के लिए नहीं की। ऐसे भी कभी हो सकता है क्या मॉम। हीर की बात सुनकर माही कुछ सोच में पड़ गई। उसे याद आया जब रणवीर ने पहली बार उसके सामने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि शादी से पहले उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, लेकिन जब से माही उसकी लाइफ में आई थी उसके बाद उसने किसी और लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। और तब से लेकर आज तक माही ने ही रणवीर के दिल पर राज किया था। माही ने हीर को समझाते हुए कहा, अट्रैक्शन और प्यार दोनों में फ़र्क होता है। अट्रैक्शन सिर्फ कुछ वक्त का होता है, लेकिन प्यार वो सारी ज़िंदगी के लिए होता है। और मैं मानती हूँ कि आजकल के वक्त में लड़के और लड़कियों में दोस्ती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बात हमसफ़र चुनने की आती है तब हम उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं जिसके लिए हमारे दिल में कुछ फीलिंग हो, प्यार होता है, विश्वास होता है, क्योंकि कोई भी रिश्ता इन सभी के बिना अधूरा ही होता है। अच्छा तुम बताओ, क्या जब से आरव ने तुम्हारे सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया है, क्या उसके बाद उसने किसी और की तरफ नज़र उठाकर देखा है, या फिर तुमने उसे किसी और लड़की के साथ देखा है। तो हीर उठकर बैठ गई और उसने कहा, नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, और अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं उसकी हालत ख़राब कर दूंगी। तो माही ने हंसते हुए कहा, तो मिल गया ना तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब। अब आरव की ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। माही की बात सुनकर हीर के चेहरे पर भी संतोष भरी स्माइल आ गई और उसने अपनी फैसला बिल्कुल सही लग रहा था। शाम का वक्त, माही गाड़ी ड्राइव करते हुए कहीं जा रही थी। माहिर गाड़ी ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था और एकाएक उसकी नज़र रोड की दूसरी साइड गई, जिसे देखकर उसके चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए। उसने अपनी गाड़ी को एक साइड लगाया और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर रोड को पार कर दूसरी साइड चला गया। रोड की दूसरी तरफ प्रीत नमन का हाथ पकड़े हुए उसकी गाड़ी की तरफ जा रही थी। दरअसल नमन की गाड़ी से प्रीत की स्कूटी को टक्कर लग गई थी, जिसकी वजह से वो सड़क पर ही नीचे गिर गई थी। नमन उसकी हेल्प करने के लिए गाड़ी से बाहर आया और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा, पर उससे पहले ही माहिर वहाँ पहुंच गया और उसने प्रीत का हाथ नमन के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें प्रीत। प्रीत ने नजर उठाकर माहिर की तरफ देखा। प्रीत के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसकी बाहें पर और पैर पर खरोंच आई थी, जहां से हल्का सा ब्लड भी आ रहा था और उसे दर्द भी बहुत हो रहा था। पर माहिर को देखकर प्रीत ने बड़ी ही रूखी आवाज में कहा, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, अब छोड़ो मेरा हाथ। माहिर ने उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया और नमन से गुस्से में माहिर की तरफ देखते हुए कहा, जब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो। माहिर, जिसने अभी अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसने कदम नमन की बात सुनकर रुक गए और उसने पलटकर नमन की तरफ देखा और कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो समझे, और हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो। कहकर माहिर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। नमन ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा, ये खुद को समझता क्या है, ये अभी जानता नहीं है कि ये किससे उलझ रहा है। वहीं प्रीत अभी भी माहिर की गोद में उतरने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही हो माहिर, छोड़ो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ में कहीं भी। माहिर ने उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो। उस नमन राठी के साथ जाने के लिए तो बड़ी तैयार हो रही थी, लगता क्या है वो तुम्हारा। प्रीत ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें इससे मतलब। तो माहिर, जिसने अभी प्रीत की सीट बेल्ट लगा दी थी और उसका चेहरा अभी प्रीत के चेहरे के बहुत करीब किया था, उसने प्रीत की आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे मतलब है, इसीलिए कहा कि उस नमन राठी से दूर रहो, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानी ना। तो प्रीत ने भी उसकी टोन में जवाब देते हुए कहा, कम से कम वो नमन राठी तुमसे तो लाख दर्जे अच्छा है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। कहकर प्रीत ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली। माहिर ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और फिर गाड़ी का डोर तेजी से बंद करते हुए दूसरी साइड की तरफ गया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। प्रीत अब माहिर की तरफ नहीं देख रही थी, गुस्से में मुंह फुलाए विंडो से बाहर देख रही थी। माहिर ने एक नज़र प्रीत की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। माहिर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए यही पूछा, तुम्हारा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। प्रीत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। माहिर ने गहरी सांस ली और दोबारा पूछा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, ये एक्सीडेंट में तुम्हारे कान भी बहरे हो गए हैं क्या, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। प्रीत ने अभी भी इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। माहिर समझ गया कि प्रीत भी कम जिद्दी नहीं है और अगर उसके ठान ली है कि वो जवाब नहीं देगी तो बिल्कुल ही नहीं देगी, इसीलिए अब उसने दूसरी बार पूछा ही नहीं और अपनी ड्राइव पर फोकस करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने प्रीत की ड्रेसिंग कर दी। डॉक्टर ने प्रीत की ड्रेसिंग कर दी थी। उसकी चोट ज़्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ड्रेसिंग करना जरूरी थी। इसी के साथ ही उसने नर्स को एक इंजेक्शन लाने का कह दिया और रूम से बाहर निकल गया। डॉक्टर ने ये कहने पर नर्स ने एक सीरीज में दवा भरी। वही प्रीत डरी हुई नज़रों से उस इंजेक्शन को देख रही थी। प्रीत वैसे तो किसी से नहीं डरती थी, लेकिन इंजेक्शन का तो खौफ समाया हुआ था उसके अंदर और वो खौफ उसकी आंखों से भी नजर आ रहा था। वहीं माहिर, जो वहीं पास में खड़ा हुआ था, अपने फ़ोन को देख रहा था, उसने एक नज़र उठाकर प्रीत की तरफ देखा और प्रीत की फेस एक्सप्रेशन देखकर ही वो समझ गया कि प्रीत इस इंजेक्शन से डर रही है। माहिर ने प्रीत का हाथ पकड़ लिया और कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ही दर्द होता है इंजेक्शन में। प्रीत ने इंजेक्शन की तरफ देखते हुए ही कहा, तुम्हें होता होगा हल्का सा दर्द, पर मुझे तो जानलेवा दर्द होता है, मैं नहीं लगवा रही ये इंजेक्शन। डॉक्टर से कह दो, दवाई से काम चला लूँगी मैं वो खा लूँगी, पर इंजेक्शन लगवाना मेरी बस की बात नहीं है। नर्स अब इंजेक्शन प्रीत के पास लेकर आई और कहा, मैम आपको पता भी नहीं चलेगा और इंजेक्शन लग भी जाएगा। प्रीत ने माहिर का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, देखो माहिर, मैं कह रही हूँ मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, इस नर्स को बोलो इसे यहाँ से लेकर जाए। प्रीत को इतना जिद्दी करते देख माहिर उसके पास ही बैठ गया और उसकी अपनी बाहें में भरते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम उधर देखो ही मत। कहकर उसने प्रीत का सिर अपने सीने से लगा लिया और नर्स को इंजेक्शन लगाने का इशारा किया। प्रीत बार बार अपनी बाहें हिला रही थी
क्योंकि वो बार बार बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी। पर इस बार माहिर ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसकी बाहों को भी टाइटली पकड़ करते हुए कहा, नर्स जल्दी से इंजेक्शन लगाओ। प्रीत चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं लगवाना, तुम क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हो। पर माहिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में नर्स ने इंजेक्शन लगाकर दूर हो गई और कहा, हो गया मैम। नर्स की बात पर प्रीत हैरान होकर उसे देखने लगी और खुश होते हुए बोली, हो गया इतनी जल्दी और मुझे पता भी नहीं चला। तो माहिर ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, तुम्हें मुझसे लड़ने से फुर्सत मिलती तो कुछ ध्यान भी होता, वैसे मुझसे लड़ने का एक फ़ायदा हो तो हुआ। माहिर की बात सुनकर प्रीत ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। नर्स ने एक लिफाफा देते हुए कहा, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और साथ में कुछ मेडिसिन है जो इन्हें टाइम पर खानी है। माहिर ने हामी सिर हिलाया और नर्स के रूम से बाहर चला गया। माहिर एक बार प्रीत को अपनी गोदी में लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, प्रीत पीछे होते हुए बोली, मैं खुद से भी चलकर जा सकती हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। प्रीत की जिद देखकर माहिर ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, ऊपर से लेकर नीचे तक टूटी फूटी हालत में है और अभी भी एटीट्यूड तो देखो महारानी का। अब तुमने एक भी शब्द बोला ना प्रीत, तो मैं सच में तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। माहिर के ऐसा कहते ही प्रीत चिढ़ते हुए बोली, तुम ऐसा करके तो देखो। पर इससे पहले ही कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, माहिर ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और सच में उसकी बोलती बंद कर दी। तो इसी के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं। और अगर चैनल पर नए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। माहिर के ऐसे करते ही प्रीत कुछ पल के लिए तो बिल्कुल जम सी गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माहिर को देखने लगी। लेकिन कुछ ही पलों में उसका दिल जैसे इस एहसास में खोने लगा और खुद ब खुद उसकी आंखें बंद हो गई। धीरे धीरे वो भी इस किस में इन्वॉल्व होने लगी कि तभी उसने माहिर को दिया हुआ धोखा याद आ गया कि कैसे माहिर ने उसकी फीलिंग का मजाक उड़ाया था। ये याद आते ही उसकी आंखें खुल गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक गुस्सा नजर आ रहा था, बेइंतहा गुस्सा कि माहिर कैसे बिना उसकी मर्जी के वो उसे किस कर सकता है। वो ना ही अब खुद माहिर के करीब जाना चाहती थी और अब ना ही उसे अपने करीब आने देना चाहती थी। इसलिए उसने माहिर के सीने पर हाथ रखा और एक जोर का धक्का देते हुए खुद से दूर ढकेल दिया। माहिर जो धीरे धीरे प्रीत को किस करने में पूरी तरह से खो चुका था, अचानक से वो जैसे अपने होश में आया। उसने अपनी नजरें उठाकर प्रीत की तरफ देखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से से उसे घूर रही थी और गुस्से की वजह से वो गहरी सांसें भी ले रही थी। माहिर ने अपने कदम एक बार फिर प्रीत की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन प्रीत ने उसी तरफ अंगुली पॉइंट करते हुए कहा, वहीं रुक जाओ माहिर, और मेरा फायदा उठाने की तो सोचना भी मत। प्रीत की बात सुनकर माहिर के कदम कुछ पल के लिए वहीं रुक गए और वो हैरानी से प्रीत को देखकर मन ही मन बोला, इसे लगता है कि मैं इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसा सोच भी कैसे सकती है। लेकिन माहिर अपनी सोच में ही था कि तभी प्रीत की आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में आई, जो उसे नजरें फेर कर बात कर रही थी, तुमने जितनी मेरी मदद करनी थी कर दी, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मुझे तुम्हारा और एहसान नहीं चाहिए। कहकर प्रीत जैसे तैसे पेड़ से नीचे उतरने लगी तो माहिर ने आकर उसकी बाह पकड़ लिया और कहा, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ प्रीत, प्यार करता हूँ तुमसे, इसीलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। प्रीत ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो मत करो ना मुझसे प्यार, मैंने कहा क्या कि मुझसे प्यार करो, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, ज़बरदस्ती वाला प्यार। वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, एक बार फिर से प्यार का भरोसा दिलाकर मेरे उस भरोसे को बेदर्दी से तोड़ दो। माहिर को प्रीत का इतना गुस्सा होना समझ भी आ रहा था कि उसका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। वाकई में उसने प्रीत के साथ सही नहीं किया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि प्रीत को ये बात कैसे समझाए कि वो अब सच में उससे प्यार करने लगा है। फिलहाल के लिए उसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, वक्त आने पर तुम्हें इसका भी एहसास हो जाएगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा और खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। कहने के साथ ही उसने प्रीत को अपनी गोद में उठा लिया और उसे कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही ले लिया। प्रीत कुछ पल के लिए हैरान ही रह गई कि माहिर उसी पर इस तरह से अपना हक कैसे जता सकता है। माहिर ने अपना सिर झुकाकर प्रीत की तरफ देखते हुए देखा, जो अपनी बाहें सिकुड़कर गुस्से से अपना मुंह फुलाकर उसे ही देख रही थी। पर फिर भी माहिर को प्रीत के एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट लग रहे थे। माहिर ने स्माइल करते हुए कहा, ऐसी शक्ल बनाना बंद करो वरना मैं तुम्हारी इन गुलाबी गालों को खा जाऊंगा। कहने के साथ ही माहिर रूम से बाहर निकल गया। प्रीत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि कितना भी माहिर को रोकने की कोशिश करे पर वो करेगा तो अपने मन की ही। माहिर ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। तभी प्रीत का फोन रिंग करने लगा। प्रीत ने फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखा, फिर माहिर की तरफ जो अपनी सीट बेल्ट लगा रहा था। कुछ सोचकर प्रीत की आंखों में एक शरारती चमक नजर आने लगी। उसने मन ही मन कहा, बड़ा आया मुझ पर हक जताने वाला, अभी बताती हूँ ऐसे। फिर उसने जल्दी से फोन पिक किया और अपने कान पर लगा लिया और बड़ी स्माइल के साथ कहा, हेलो बेबी, कैसे हो, बड़े दिनों बाद तुम्हें याद आई अपनी प्रीत की। प्रीत का ऐसा बोलना था कि माहिर जो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, अचानक से उसका ध्यान प्रीत की बात पर चला गया। प्रीत जो फोन पर किसी से बड़ी ही हंसकर मीठी मीठी आवाज़ में बात कर रही थी। तभी प्रीत एकदम चकते हुए बोली, क्या तुम इंदौर आ रहे हो? ओ बेबी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं इतने दिनों बाद तुमसे मिलूंगी, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वहीं है हर बढ़ते पल के साथ माहिर का चेहरा सर्द होता जा रहा था, क्योंकि प्रीत उसी के सामने किसी और लड़के से फोन पर हंसकर बात कर रही थी। और ये बात भला माहिर कैसे बर्दाश्त करता। हालांकि वो प्रीत की तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर कसी हुई उसकी पकड़ हर बढ़ते पल के साथ और भी ज़्यादा कसती जा रही थी, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने होठों को भी टाइटली भींच लिया था, लेकिन अब उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसने झटके से प्रीत के हाथ से अपना फ़ोन छीन लिया और कान पर लगाते हुए कहा, भूलकर भी इंदौर आने के बारे में सोचना मत, वरना जिंदगी भर के लिए पछताओगे, समझे, और दोबारा इस नंबर पर कॉल मत करना। कहकर माहिर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फिर प्रीत की तरफ अपनी ठंडी नजरों से घूरते हुए देखा, जो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। माहिर ने उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए कहा, आज के बाद मैंने तुम्हें किसी भी लड़के से हंसकर बात करते हुए देख लिया ना प्रीत, तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचोगी। कुछ पल के लिए प्रीत भी माहिर का गुस्सा देखकर सहम गई। उसे ये नहीं सोचा था कि उसकी इस हरकत से माहिर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। वो तो बस माहिर को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने मन ही मन कहा, मैं क्यों
डरने लगी इससे। और यह होता कौन है मुझे ये बताने वाला कि मुझे किसी बात करनी चाहिए और किसे नहीं। ये सोचते ही प्रीत के चेहरे पर भी अब गुस्सा नजर आने लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, मेरा फ़ोन मेरा लवर, मैं उसे जब मर्जी आए बात करना चाहूँ तो ज़रूर करूँगी। तुम उसे क्यों रोकोगी माहिर? तो माहिर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तब ना तुम्हारा ये फ़ोन रहेगा और ना ही तुम्हारा वो लवर जिंदा रहेगा। अब तुम सोच लो कि तुम क्या करना चाहती हो प्रीत। प्रीत ने माहिर को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? जब देखो हर वक्त मुझ पर अपनी दोस्त जमाते रहते हो। क्या तुम्हें एक बार बात समझ नहीं आती कि मुझसे दूर रहा करो और मेरी लाइफ से भी? माहिर ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, बेबी अब तो ना मैं तुमसे दूर रहूँगा और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। और जहाँ तक बात रही लाइफ की, तो लाइफ टाइम तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो, मेरी बीवी बनकर। कहकर माहिर ने प्रीत के होठों पर एक लाइट किस करी और लेकिन दूर होने से पहले वो उसके होठों पर बाइट करना नहीं भूला। प्रीत ने गुस्से में अपने होठों को रब करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या माहिर? क्या ये मेरी उम्र है तुम्हारी बीवी बनने की? तो माहिर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए लापरवाही से कहा, तो मैंने कब कहा कि मैं तुमसे अभी शादी करने वाला हूँ? अभी तो मुझे भी डैड का बिजनेस संभालना है और तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो हमें शादी करनी ही होगी ना। तो फिर मैं तुमसे ही शादी करूंगा, किसी और से नहीं। प्रीत ने चिढ़ते हुए अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली और मन ही मन कहा, यह अपना डिसीजन तो मुझे ऐसे सुना रहा है जैसे मैं इसके डिसीजन को फॉलो करने वाली हूँ। इससे शादी करूंगी मैं? इससे अच्छा ज़िंदगी भर कंवारी ना रह जाऊँ मैं? अब पूरे रास्ते प्रीत ने माहिर को कोई भी बात नहीं की और चुपचाप विंडो के बाहर देख रही थी। कुछ ही देर में माहिर ने प्रीत को उसके घर ड्रॉप किया और वहां से निकल गया। रात के वक्त इंदौर के हाईवे पर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार पूरी स्पीड के साथ दौड़ रही थी। इस गाड़ी में आरव और हीर बैठे हुए थे। आरव जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव में हीर से बोला, वाह हीर, तुमने कमाल कर दिया, वरना तुम्हें देखकर लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी तुम हमारे रिलेशन के बारे में सबके सामने लेकर आओगी। तो हीर ने भी अपने फ़ोन को देखते हुए बड़ी लापरवाही से कहा, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है आरव, ये बात तुम भी जानते हो। आरव ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तभी तो इस बात को तुमने सबके सामने बताने में इतना वक्त लगा दिया। हीर ने तिरछी नजरों से आरव की तरफ देखा और अपने फ़ोन में रखते हुए कहा, कहना क्या चाहते हो आरव? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये बात सबको इसीलिए नहीं बता रही थी कि मुझे डर था कि मुझे इस बात के लिए डांट पड़ेगी? मैं अब 21 साल की हो चुकी हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ और अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकूँ। और मुझे ये भी पता है कि मेरे किसी भी डिसीजन से मेरे पेरेंट्स को कोई ऐतराज़ नहीं है और इसे भी नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तभी बात करते करते हीर अचानक से रुक गई क्योंकि वो गाड़ी के साइड मिरर से अपने पीछे आ रही 2 कारों को देख पा रही थी। उसने उस मिरर में देखते हुए ही कहा, आरव मुझे लगता है कि ये गाड़ियाँ हमारा पीछा कर रही हैं। आरव ने रियर व्यू में देखा तो वाकई में उसके पीछे 2 गाड़ियाँ थी जो पूरी स्पीड के साथ उन्हीं गाड़ी का पीछा कर रही थी। आरव ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, ये वाकई में हमारी ही गाड़ी का पीछा कर रही है। हीर ने आराम से अपनी सीट से टेक लगाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना आरव क्या करना है? आरव ने तिरछी नजरों से हीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या हीर? मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अगर अकेला होता तो मैं फिर भी रिस्क ले लेता, पर इस वक्त तुम मेरे साथ हो। आरव की बात सुनकर हीर एकदम सीट पर सीधा बैठ गई और आरव को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है आरव? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ? आरव ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कमजोर हो, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है उन लोगों के पास कोई हथियार हो और हम ये भी नहीं जानते कि वो किस मकसद से हमारे पीछे कर रहे हैं। और यह बात मेरी नहीं तुम्हारी है हीर, और तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरी है। हीर समझ गई कि आरव से लेकर बहुत पॉजिटिव है, इस वजह से वो ऐसी बात कर रहा है। लेकिन उसने फिर से आरव से जिद करते हुए कहा, आरव बहुत दिन हो गए यार, मैंने किसी पर हाथ नहीं आजमाया, तो प्लीज़ ना गाड़ी किसी सुनसान जगह रोको ना और मुझे अकेले ही इन सबसे निपटने दो। आरव ने उसे अजीब नज़रों से देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या हीर? अकेले उनसे भिड़ने जाओगी और तभी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? हीर ने आरव की वहाँ पकड़ी और उसके मास्क लगाते हुए कहा, ओ बेबी प्लीज़ मेरी बात मान लो ना, हमें पता तो चले ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। और तुम्हें क्या मेरी फाइटिंग स्किल पर शक है? तुम भी जानते हो कि मेरी फाइटिंग स्किल के आगे तो तुम भी फेल हो जाते हो। आरव ने हीर के चेहरे की तरफ देखा जो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी, जैसे उसे मनाने की कोशिश कर रही हो। पर आरव ने उसको जवाब देते हुए कहा, तुम शायद भूल रही हो कि पिछली बार तुम मुझसे हारी थी। आई एम राइट, इसीलिए ये कभी मत कहना कि तुम मुझे हरा सकती हो। फिर हीर की ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुमसे नहीं जीत सकती, लेकिन तुम ये तो जानते हो ना कि मैं इन लोगों से अच्छे से निपट सकती हूँ। तो प्लीज़ ना आरव, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी यार। वैसे मेरा बड़ा मन है किसी को पीटने का, प्लीज़ आरव मान जाओ ना, प्लीज़ मेरी बात, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आरव ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, ओके बाबा ठीक है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं मानोगे। कहकर आरव ने जानबूझकर अपनी गाड़ी एक ऐसे रोड की तरफ मोड़ दी जो आगे जाकर एक सुनसान रास्ते में बदल जाता था। और जैसे ही उन्होंने सोचा था वो गाड़ियाँ भी उनके साथ ही उसी रोड पर मुड़ गई। अब तो उसका शक भी यकीन में बदल गया कि ये वो गाड़ियाँ वाकई में उनका ही पीछा कर रही थी। आरव ने जानबूझकर अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी और उसके ऐसा करते ही उसके पीछे आ रही गाड़ियों में से एक गाड़ी ने उसको ओवरटेक किया और आगे जाकर उसका रास्ता रोक दिया। अब आरव और हीर दोनों ने ही एक डेविल स्माइल के साथ एक दूसरे को देखा और इसी के साथ आरव ने गाड़ी को ब्रेक मार दिया। तो दोस्तों क्या होगा आरव और हीर के साथ? क्या वो फाइटिंग में जीत पाएंगे या फिर आरव की प्रेम कहानी को ब्रेक लग जाएगा? ये तो हम आगे जानेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।
ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आरव और हीर दोनों ने ही अपनी अपनी साइड का डोर ओपन किया और बाहर आ गए। आरव और हीर के बाहर आते ही उन गाड़ियों के आगे और पीछे सभी गाड़ियों से भी कुछ आदमी निकलकर बाहर आए और वो सभी आदमी देखने में काफ़ी हट्टे-कट्टे और खतरनाक टाइप के लग रहे थे। उन सभी के हाथों में हॉकी स्टिक भी था और अपनी खतरनाक नज़रों से वो आरव और हीर को ही किसी शिकारी की तरह घूर रहे थे। आरव और हीर दोनों के चेहरे पर इस वक्त एक्सप्रेशन लेस नजर आ रहे थे। वो अपनी ठंडी निगाहों से उन आदमियों को देख रहे थे। आरव और हीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। हीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, आधे आधे तुम्हारे आधे मेरे। आरव ने हीर से कहा, संभल कर और अपना ध्यान रखना। हीर ने एक डैडी स्माइल के साथ कहा, आरव बेबी तुम जानते हो ना, संभलने की जरूरत मुझे नहीं इन लोगों को है, वो भी मुझसे। आरव ने अपना सिर नामे हिलाया और कहा, तुम कितनी सेल्फ ऑब्सेस हो हीर, फिर भी अपना ख्याल रखना। कहकर आरव लोगों के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, हमारी गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे थे? तो उसमें से एक आदमी ने कहा, तुम दोनों को किडनैप करने के लिए, इसीलिए आप चुपचाप हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठो। तो हीर ने भी आरव के बगल में आकर खड़ी हो गई और उन आदमियों को स्माइल करते हुए देख रही थी और कहा, तुम तो हमें यहाँ से तब ले जाओगे ना जब तुम्हारी टांगें सही सलामत होंगी, क्योंकि टांगें तोड़ने में बड़ी माहिर हूँ मैं, और सच बताऊँ तुम्हारे हाथ पैर को तोड़ने में मुझे बड़ा मजा आने वाला है। हीर को बिना डरे उन सबको धमकी देते देखकर पहले तो वो आदमी दूसरे की तरफ देखने लगा, फिर वो सभी एकदम से ठहाका लगाकर हंस पड़े जैसे हीर ने कोई मजाक किया हो। अपनी बात पर ऐसे उन लोगों को हंसते हुए देखकर हीर ने अब गुस्से में उन्हें घूरने लगी। फिर वो धीरे से आरव से बोली, यार ये गुंडे लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? तो आरव ने कहा, बेबी अभी तक इन्होंने तुम्हारे हाथ से मार नहीं खाई है ना, जैसे ही इन्हें तुम्हारा एक हाथ लगेगा ना बेबी, तब ये तुम्हें भी सीरियसली लेंगे और तुम्हारी बातों को भी, इसीलिए रिलैक्स। हीर ने कहा, हाँ ये बात तो है। फिलहाल उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, अपने ये गंदे दांत दिखाना बंद करो, वरना इन्हें भी मैं एक पंच मारकर तोड़ दूंगी, समझे? और हाँ, जिसको अपने हाथ तोड़वाने हो वो इसके पास जाए, और जिसको अपने टांग तोड़वाने का शौक हो वो मेरे पास आ सकता है, बाकी तो लोगों का सिर तो मैं फ्री में फोड़ दूंगी। तो उसमें से एक आदमी ने हीर की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, बच्ची तुम्हारे ये नाजुक से हाथ देखकर लगता नहीं है कि इसमें तुम हम पर मार सकती हो, इसीलिए बच्चों वाली जिद करना बंद करो और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो और हमारे साथ चलो। आरव ने मन ही मन कहा, लगता है कि आज अपनी जान से जाएगा, और जानता नहीं है ये क्यूट सी दिखने वाली लड़की जब अपने पर आ जाए तो इसकी बॉडी के सारे स्क्रू ढीले कर सकती है। वहीं हीर जो गुस्से में उस आदमी को घूर रही थी वो उन पर चिल्लाते हुए बोली, ये तो अभी तुम सबको पता चल जाएगा कि ये बच्ची तुम्हारी क्या हालत करती है। कहकर हीर ने अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ा दिए। आरव ने जब हीर को उन लोगों के पास जाते हुए देखा तो वो बोला, अरे मेरे लिए तो रुको, मैं यहाँ पर तुम्हारा फाइटिंग शो एंजॉय करने के लिए खड़ा हूँ। कहकर वो हीर के पीछे पीछे उन लोगों के पास चला गया। हीर अपने गुस्से से भरी आंखों से उस आदमी को घूर रही थी जिसने उसका मजाक उड़ाया था। उसके साथ हाथ से इशारे से कहा, चलो लड़ो मुझसे, मैं भी तुम्हें बता दूँ कि कैसे ये लड़की कमाल करती है, लड़ने का दम भी रखते हो। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक हीर को देखा और अपने बगल वाले आदमी से कहा, लगता है बच्ची को, पर इससे पहले ही वो आदमी आगे कुछ कह पाता एक जोरदार पंच उसके मुंह पर लगा और उस आदमी का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। वहीं बाकी के सभी लोग हैरानी से हीर को देख रहे थे, क्योंकि ये पंच हीर ने ही उस पहलवान जैसे आदमी को मारा था। उसने लगा नहीं था कि यह लड़की का हाथ इतना जोरदार से लग सकता है। उस आदमी ने गुस्से में घूरकर हीर को देखा। जैसे ही वो हीर पर अपनी हॉकी से बात करने लगा, आरव ने उसकी हॉकी को हवा में ही रोक दिया और फिर उसका हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए कहा, थोड़ी शर्म बाकी है कि नहीं? ये निहत्ती तुमसे लड़ने के लिए आई है और तुम लोग इतने हटे होकर हॉकी का इस्तेमाल कर रहे हो। इसी के साथ आरव ने एक जोर की लात उसकी पीठ पर मारी और उसे दूर धकेल दिया। अब सभी लोगों ने एक साथ आरव और हीर पर हमला कर दिया, लेकिन मजाल है जो आरव और हीर को जरा भी चोट पहुंची हो। जब हीर और आरव दोनों ही उन सभी को अच्छी तरह से धुलाई कर रहे थे, कहाँ वो सब 10 हटे पहलवान टाइप के आदमी थे और कहाँ आरव और हीर। हालांकि आरव की फाइटिंग तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हीर उन सभी के सामने काफ़ी नाजुक लग रही थी। लेकिन जिस तरह से हीर उन पर वार कर रही थी और उनकी फुर्ती देखकर तो वो सभी आदमी भी हक्के बक्के रह गए थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये रणवीर रॉय कपूर की बेटी है, उन्हीं की तरह डेयरिंग और स्ट्रॉन्ग है। कभी सिर्फ 10 मिनट की फाइटिंग में ही सभी 10 के 10 पहलवान सड़क पर पड़े करा रहे थे, क्योंकि हीर ने उन्हें तोड़ फोड़ कर एक तरफ फेंक दिया था। हीर ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, अपने पापा की परी नहीं, शेरनी हूँ मैं, आइंदा से लड़की समझकर कमजोर मत समझ लेना। आरव ने स्माइल करते हुए हीर की तरफ देखा और इशारे से उसे फाइटिंग स्किल की दाद दी, तो हीर ने भी एक एटीट्यूड वाला लुक आरव को दिया। फिर हीर आगे बढ़कर एक आदमी के पास गई और पंजों के बल उसके पास बैठकर उसके बालों को खींचते हुए चेहरे को ऊपर किया और कहा, हाँ तो अब फुर्सत से मुझे ये बताओ कि तुमने किसे भेजा था और क्यों? आदमी अटकते हुए बोला, वो हमें नहीं पता, पर हमें ऑर्डर मिला था तुम दोनों को किडनैप करके लाने का। और उसके सामने ही हाथ बांधकर खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें ऑर्डर किसने दिया है और ऐसे ही मुंह उठाकर ये हुए किडनैप करने के लिए आ गए, ऐसे बेवकूफ़ समझा है क्या हमें? तो उसमें से दूसरे आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, हम सच कह रहे हैं, हमें वाकई में नहीं पता, हम तो
छोटे आदमी हैं, हमें तो बस ऑर्डर मिलता है और हम उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, लेकिन असल में हमें अपने बॉस को आज तक नहीं देखा। तभी वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ आकर रुकी और उसमें से काले कपड़े पहने हुए कई सारे बॉडीगार्ड बाहर निकले। वो सभी रणवीर के ही आदमी थे। दरअसल आरव ने पहले ही रणवीर के सभी आदमियों को मैसेज के जरिए इन्फॉर्म कर दिया था और लोकेशन भी सेंड कर दी थी। आरव ने सभी को ऑर्डर देते हुए कहा, लेकर जाओ इन्हें सभी को और इसके मुंह से सच उगलवा लो। उसमें से एक आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने सभी आदमियों को ऑर्डर दिया, उठाओ इन सबको, गाड़ी में डालो। इसी के साथ सभी आदमी उन सभी को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। आरव की नजर हीर पर गई तो गाड़ी से टिककर खड़ी हुई अपने हाथ बांधे किसी गहरी सोच में थी। आरव उसके पास आया और उसके साथ ही गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। फिर हीर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या सोच रही हो? हीर ने आरव की तरफ देखा। इन्हें कैसे पता कि हम लोग कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हैं और किस रोड से आ रहे हैं? ये लोग हमारा कब से पीछा कर रहे थे आरव? आरव ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुम जानती हो ना हीर कि हम लोगों के कितने दुश्मन हैं जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और हर वक्त हम लोगों पर नजर बनाए रहते हैं। और वैसे भी रणवीर अंकल जिस पोजीशन पर हैं तो उसके दुश्मन भी कम नहीं हैं और यहाँ तक कि मेरे डैड के पुराने दुश्मन भी अभी तक मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो अब ये सब तो हमारे साथ अक्सर होता रहता है और ऐसे कोई पहली बार तो नहीं हुआ है ना हमारे साथ। हीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ मैं जानती हूँ, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। इसीलिए तो डैड ने हमें बचपन से ही इन सब चीज़ों का फेस करना सिखाया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारे साथ खतरा किसी साए की तरह चलता है और उनके बच्चे उस खतरे को अच्छे से सामना कर पाए। इसीलिए उन्होंने फाइटिंग की हर स्किल हमें सिखाई है। हीर के ऐसे कहने पर आरव ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, जानता हूँ, मेरी जंगली बिल्ली पर ध्यान रखना, अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल मुझ पर मत करना, क्योंकि जीत नहीं पाओगे मुझसे। हीर ने भी आरव के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, तुमसे जीतना कौन चाहता है आरव, तुम्हें हराने में भी मेरी ही जीत है। कहने के साथ ही हीर ने आरव के होठों पर अपनी सॉफ्ट होठ रख दिए। हीर की मखमली होठ का टच महसूस होते ही आरव के फेस पर स्माइल आ गई। उसने हीर को अपने और भी करीब कर लिया और उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसे किस करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद हीर का फोन रिंग करने लगा। हीर झटके से आरव से दूर हुई तो आरव ने हीर के साथ अपनी किस एंजॉय कर रहा था उसे वापस हीर को खींचकर अपने करीब कर लिया। हीर ने अपनी जींस के पॉकेट से फोन निकालते हुए कहा, आरव देखो तो दो मिस कॉल आ गए हैं, किसके हैं? आरव ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, बाद में बात कर लेना। हीर ने अपनी फोन की स्क्रीन पर देखा तो उस पर रणवीर का नंबर शो हो रहा था। हीर ने एक बार फिर आरव को दूर करते हुए कहा, आरव डैड की कॉल है, मुझे अटेंड करनी होगी। अब रणवीर की कॉल थी तो वो आरव भी हीर को मना नहीं कर सकता था और वो कहीं ना कहीं जानता था कि रणवीर ने कॉल क्यों की थी। हीर ने कॉल पिक की और कान पर लगाते हुए कहा, यस डैड। फिर सामने की बात सुनकर कहा, आई एम कमिंग कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और आरव की तरफ देखते हुए उसे इस सवालिया नजरों से देख रही थी। हीर ने कहा, डैड ने हम दोनों को आर के बुलाया है, अभी हमें जाना होगा। आरव ने कहा, ठीक है, गाड़ी में बैठो। दोनों ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। आजकल थोड़ी सी बिजी हूँ, इसीलिए चैप्टर थोड़े छोटे आ रहे हैं, प्लीज़ माफ़ कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए हमारी कहानी को और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना।